छांगुर के काले कारनामों की पोल खुलती जा रही है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसके खेल में सफेद पोश के साथ वर्दीधारी भी शामिल मिले हैं। गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच का प्रभारी इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी पर भी छांगुर के साथ मिली भगत का आरोप है, जिसके बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया। पहले ये रिपोर्ट देखिए। मेरठ में पीड़ित लड़की के परिवार ने 2019 में एक मामला दर्ज कराया था। आरोप है कि तत्कालीन इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी ने इस परिवार को चुप रहने की धमकी दी थी, साथ ही मुंह खोलने पर अंजाम भुगतने की बात कही थी। मेरठ की इस पीड़िता को लव जिहाद के जाल में फंसाकर उसका जबरन धर्मांतरण करा दिया गया। इसको लेकर उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद इंस्पेक्टर सिद्दीकी की मामले में एंट्री हुई। सिद्दीकी पर जांच में लापरवाही और पीड़ित पक्ष को धमकाने का आरोप लगा। जानकारी के मुताबिक 2019 में मेरठ के सिविल लाइन थाना प्रभारी रहते हुए अब्दुल रहमान सिद्दीकी ने एक लड़की के अपहरण मामले में मुकदमा दर्ज नहीं किया, उल्टे पीड़ित पक्ष को ही धमकाकर भगा दिया। लड़की के परिजनों ने छांगुर गैंग के सदस्य बदर अख्तर सिद्दीकी पर बेटी के अपहरण का आरोप लगाया था। वर्तमान में छांगुर एटीएस की गिरफ्त में है। छांगुर से पूछताछ के बाद जाँच में अब्दुल रहमान की 6 साल पहले की गई लापरवाही उजागर हुई है। आरोपों के मुताबिक इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी ने पीड़िता को अपने पद का दुरुपयोग करते हुए न सिर्फ धमकाया बल्कि चुप रहने की भी चेतावनी दी। फिलहाल गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी को निलंबित कर दिया है। इस एक्शन के बाद महकमे में हड़कंप मच गया है। हालांकि पहले भी ऐसे आरोप लगे कि छांगुर को कई स्तर पर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से मदद मिलती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर ने क्राइम ब्रांच प्रभारी को सस्पेंड कर दिया है। आरोप है 6 साल पहले पीड़ित परिवार अपनी शिकायत लेकर मेरठ के थाना सिविल लाइन में पहुंचा था, जहां पर सिविल लाइन थाना प्रभारी अब्दुल रहमान सिद्दीकी ने उन्हें धमकाकर थाने से बाहर भगा दिया था। पीड़ित परिवार के द्वारा ये सब बताया गया। अब छांगुर धर्मांतरण मामले के सामने आने के बाद पीड़ित परिवार दोबारा पुलिस कमिश्नर के सामने आया, अपनी आप बीती बताई, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई। छांगुर बाबा धर्मांतरण मामले में एक नया मामला सामने आया है। गाजियाबाद के कमिश्नर के द्वारा क्राइम ब्रांच प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। उनके ऊपर आरोप है कि आज से 6 साल पहले मेरठ के सिविल लाइन थाने में वो प्रभारी थे, जिनके द्वारा एक पीड़ित अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंचे थे और उनको धमकाकर भगा दिया गया था। अब दोबारा से ये छांगुर बाबा के गिरफ्तार होने के बाद ये पूरा मामला सामने आया है। अब्दुल रहमान सिद्दीकी गाजियाबाद के क्राइम ब्रांच थाने में तैनात थे। उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा थाने पर पहुंचने पे पीड़ित परिवार को धमकाया गया था। इस पूरे मामले की कार्रवाई करते हुए उनको थाने से सस्पेंड कर दिया गया है और अब इस पूरे मामले में गाजियाबाद के लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने भी ये मांग की है कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। सोनू खान, भारत एक्सप्रेस, गाजियाबाद। ये बात बहुत साफ है कि 2 साल पहले ही ये पूरा नेटवर्क खुल जाता। इतना समय नहीं मिलता, अपराध की जड़ें और गहरे नहीं होती अगर 2 साल पहले या इससे पहले भी जब जहां भी मामला गया, भी तो जांच पड़ताल चल रही है, वहां पर ठीक ठीक कार्रवाई की गई होती। अगर पुलिस ने बलरामपुर के तत्कालीन डीएम की शिकायत पर गौर किया होता, जांच एजेंसियों को जो लाल डायरी मिली है उसमें कई अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की जमालुद्दीन उर्फ छांगुर से नजदीकी की बातें सामने आ रही हैं। बड़ी बात यह है कि अगर पुलिस समय पर सिंडिकेट पर कार्रवाई करती तो बलरामपुर में चल रहा छांगुर का नेटवर्क शायद पहले ही उजागर हो जाता। यूपी के बलरामपुर में ईडी, एटीएस और अन्य एजेंसियों की जांच में वहां तैनात कई अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की जमालुद्दीन उर्फ छांगुर से साठगांठ के सबूत मिले हैं। तत्कालीन डीएम ने 2 साल पहले ही पुलिस और अपराधियों के गठजोड़ की 150 पन्ने की रिपोर्ट शासन को भेज दी थी। इस रिपोर्ट में पुलिस वालों को संगठित रूप से छांगुर के करीबी रहे गैंगस्टर हाशमी और अन्य अपराधियों की मदद करने की बातें लिखी गई थी। रिपोर्ट में ये भी आरोप लगाया गया कि किस तरीके से 3 बार मुकदमा दर्ज करने के बाद भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। ईडी की छापेमारी में छांगुर की करीबी नीतू उर्फ नसरीन के कमरे से एक लाल रंग की करीब 100 पन्नों की डायरी बरामद हुई है। इस डायरी में कई अहम लोगों के साथ पैसों के लेन देन का लेखा जोखा मौजूद है। इसमें साल 2022 के विधानसभा चुनाव में छांगुर द्वारा उतरौला सीट से चुनाव लड़ने वाले एक प्रत्याशी को 90 लाख रुपए देने का पूरा ब्यौरा दर्ज है।
हालांकि वो प्रत्याशी चुनाव हार गया और बीजेपी का प्रत्याशी विजयी हुआ। डायरी में उस मुस्लिम नेता का भी नाम दर्ज है जिसने 2022 में उतरौला से चुनाव लड़ा था। बलरामपुर के तत्कालीन डीएम ने 2 साल पहले 2022 में इसी मुस्लिम प्रत्याशी पर गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए शासन को पत्र भेजा था। उन्होंने ईडी और आयकर जैसी एजेंसियों से जांच की सिफारिश की थी। साथ ही पुलिस की अपराधियों के साथ मिलीभगत की भी शिकायत की गई थी। उसके बाद डीएम और एसपी के बीच विवाद होने पर दोनों अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। छांगुर के नेटवर्क को लेकर खुलासा हुआ है कि अगर पुलिस समय रहते सिंडिकेट पर कार्रवाई करती तो बलरामपुर में चल रहा छांगुर का नेटवर्क शायद पहले ही बेनकाब हो जाता। बताया जा रहा है कि नीतू की डायरी में न केवल पूर्व विधायक को दिए गए पैसों का जिक्र है, बल्कि कई पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। और अब जैसे जैसे एजेंसियों की जांच आगे बढ़ेगी और भी महत्वपूर्ण नाम सामने आने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और ईडी की छापेमारी में छांगुर के करीबी नीतू उर्फ नसरीन के कमरे से एक लाल रंग की करीब 100 पन्नों की डायरी बरामद की गई है। इस डायरी में कई अहम लोगों के साथ पैसों के लेन देन का विवरण मौजूद है। इसमें साल 2022 के विधानसभा चुनाव में छांगुर द्वारा उतरौला सीट से चुनाव लड़ने वाले एक प्रत्याशी को 90 लाख रुपए देने का पूरा ब्यौरा दर्ज है। डायरी में उस मुस्लिम नेता का नाम भी दर्ज है जिसने 2022 में उतरौला से चुनाव लड़ा था। ईडी ने जब छापेमारी की तो नीतू उर्फ नसरीन के कमरे से एक ऐसी ही डायरी मिली। हालांकि उस डायरी का रंग लाल था, उसमें 100 पन्ने थे और उस पन्नों में उन लोगों का नामों का ब्यौरा दर्ज था जिसको ये लोग पैसा का मदद किए थे। उसी में से एक नाम था जो उतरौला से 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़े थे। उसका उस नाम के जिक्र के आगे लिखा है तो इनको इन लोगों ने 90 लाख की फंडिंग की। हालांकि वहां भारतीय जनता पार्टी के राम प्रताप वर्मा चुनाव जीत गए। अब इसी से मंसूबा उन लोगों का पता चलता है कि उन लोगों की मंसूबा बलरामपुर सहित प्रदेश के और उन जनपदों को लेके क्या था जो नेपाल के सटे हुए थे। सहयोगी शहनवाज खान के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। छांगुर ने एक पूरी लव जिहाद ब्रिगेड बना रखी थी। इस ब्रिगेड में कई ठीक ठाक दिखने वाले लड़कों को बकायदा रिक्रूट किया जाता था, ट्रेन किया जाता था, इनको पैसा दिया जाता था, मंथली सैलरी दी जाती थी। इनका काम था हिंदू लड़कियों को फंसाना, ब्रेन वॉश करना, धर्मांतरण करना। और इसी तरह का एक छांगुर का चॉकलेटी बॉय है बदर अख्तर, इस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। ये भी एक बड़ी खबर है इस वक्त की। धर्म परिवर्तन को लेकर मेरठ के सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज किया गया है। 2019 से पीड़ित के भाई पुलिस थानों के चक्कर लगा रहे थे। बदर अख्तर सिद्दीकी और पिता अख्तर सिद्दीकी पर एक्शन हुआ है। हिंदू लड़कियों के धर्म परिवर्तन कराने को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ है। बीएनएस की धारा 323, धारा 3, धारा 5(3) के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। सालों से फरार चल रहे बदर अली की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मुकदमे के बाद बदर के पिता की गिरफ्तारी में भी पुलिस लगी हुई है। लव जिहाद में फंसी लापता आशा नेगी के भाई की शिकायत पर यह पूरी कार्रवाई हुई है। उन्होंने शिकायत ये करवाई है। देखिए, अब एक बात बहुत साफ हो गई है कि ऐसे कई मामले निकलकर सामने आएंगे जिन पर या तो पहले शिकायत दर्ज नहीं हुई या जिन पर ठीक से कार्रवाई करने में समय लगा दिया गया। समय रहता है, इन मामलों पर कार्रवाई होती तो शायद ये नेटवर्क इतना बड़ा नहीं होता। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण और विदेशी फंडिंग के मामले की जांच लगातार जारी है। जमालुद्दीन यानी छांगुर ने करोड़ों रुपए की अवैध कमाई का बड़ा हिस्सा कई लोगों में बांट दिया था। अब जांच एजेंसियां इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि इस काली कमाई में कौन कौन शामिल था। जांच का दायरा सरकारी कर्मचारियों, न्यायालय के बाबू, उनकी पत्नी से लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और बिचौलियों तक पहुंच चुका है। छांगुर के काले कारनामों की पोल लगातार खुल रही है। जांच एजेंसियों की टीम ने उतरौला क्षेत्र की पड़ताल की। यहाँ के 50 से 60 लोगों के साठगांठ छांगुर के साथ होने का संदेह है। यहाँ कई प्रधान और उप प्रधानों के संबंध छांगुर से बताए जा रहे हैं। एसटीएफ को भी बड़े पैमाने पर अवैध धर्मांतरण मिशन से लोगों को जोड़ने के साक्ष्य मिले हैं। छांगुर की खाड़ी देशों में भी गहरी पैठ की बात सामने आई है। छांगुर तरह तरह के लोगों को लाभ पहुंचाकर अपनी पकड़ मजबूत करता गया। विदेशी फंड के बंटवारे में स्थानीय लोगों के साथ साथ सरकारी अफसर और कर्मचारियों के भी शामिल होने की बात सामने आई है। आयकर विभाग ने फरवरी में ही संदिग्ध कमाई पर रिपोर्ट दी थी। अब इस मामले की दोबारा जांच पड़ताल की जा रही है।
छांगुर जमीन खरीदने बेचने की रणनीति के तहत बिचौलियों को अपने साथ मिला चुका था। छांगुर ने नवीन और महबूब नाम के करीबियों को 50 करोड़ रुपए तक की जमीन डीलिंग में पूरी छूट दी थी। उसने कई जिलों में बिचौलियों को बयाना भी दिया, कुछ सौदे सिर्फ जुबानी किए। कोर्ट के बाबू राजेश उपाध्याय की गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ है कि छांगुर ने अपराधियों को जोड़ा। समुदाय विशेष के अपराधियों को जोड़कर उसने उनकी जमानत तक के खर्च उठाए। एसटीएफ के एक गवाह को धमकी देने के मामले में पहले से ही 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। देखिए, मामले में खुलासे तो हो रहे हैं, लेकिन कुछ सवाल अब भी हमारे सामने खड़े हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है, आखिर कैसे मौलाना छांगुर हिंदुओं के कन्वर्जन में सफल हुआ है? कौन थे उसके मददगार? हम अपनी इस रिपोर्ट में उसे बेनकाब करेंगे। भारत एक्सप्रेस के 5 सवाल हैं और ये 5 सवाल हम उठा रहे हैं कि आखिर कैसे छांगुर धर्मांतरण का मास्टरमाइंड बन गया। छांगुर को 500 करोड़ की फंडिंग का खुलासा हुआ है। नेपाल के जरिए 300 करोड़ रुपए आए, जिससे छांगुर ने बलरामपुर के साथ यूपी के दूसरे जिलों में भी धर्मांतरण का घिनौना खेल खेला। उसके इस खेल में उसके अपने सगे संबंधी भी शामिल मिले हैं। जांच एजेंसियां अब उसकी पूरी कुंडली खंगाल रही है। लेकिन इस बीच सवाल यह भी उठता है कि कैसे छांगुर उर्फ जलालुद्दीन का अवैध धर्मांतरण का पूरा खेल खेल रहा था। पहला सवाल, छांगुर कितने सालों से धर्मांतरण में लिप्त था? पहला सवाल तो यही उठता है कि मौलाना छांगुर कितने सालों से हिंदुओं के धर्मांतरण में लिप्त था। ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि इसी से उसके असली संरक्षकों का पता लगाया जा सकता है। हालांकि जांच एजेंसियों के हवाले से कहा गया था कि छांगुर पिछले 15 सालों से धर्मांतरण में लिप्त था, लेकिन अगर वो 15 सालों से हिंदुओं के धर्मांतरण में लगा हुआ था तो जांच एजेंसियों की रडार में क्यों नहीं आया? कौन थे छांगुर के मददगार जो अब भी जांच एजेंसियों की पकड़ से दूर हैं? दूसरा सवाल, क्या छांगुर को किसी राजनीतिक पार्टी का संरक्षण मिला हुआ था? सवाल तो ये भी उठता है कि क्या छांगुर को हिंदुओं के अवैध धर्मांतरण में किसी राजनीतिक पार्टी का संरक्षण मिला हुआ था? क्योंकि जांच एजेंसियों के हवाले से पहले ही ये बात कही गई थी कि छांगुर ने धर्मांतरण से कमाया पैसा कई नेताओं के चुनाव खर्च में भी लगाया था। उसने 2022 के विधानसभा चुनाव में कई प्रत्याशियों को फंडिंग की थी। अब सवाल उठता है कि क्या इन प्रत्याशियों ने उसके कन्वर्जन के इस खेल में सहयोग किया? तीसरा सवाल, भारत या विदेशों की कौन सी संस्थाएं छांगुर को मदद कर रही थी? सवाल ये भी अहम है कि भारत या फिर विदेशों की कौन सी संस्थाएं थी जो हिंदुओं के अवैध कन्वर्जन में मौलाना छांगुर की मदद कर रही थी? ये संस्थाएं भारत में अवैध कन्वर्जन के लिए किस तरह से जमीन तैयार कर रही थी? और छांगुर के अलावा और कौन कौन लोग इनके साथ मिले हुए थे? क्योंकि मौलाना छांगुर देश में हिंदुओं के कन्वर्जन का अकेला सरगना नहीं है। इस पूरे तंत्र के तार मुस्लिम कट्टरपंथी जाकिर नाइक से भी जुड़ रहे हैं। चौथा सवाल, कौन थी वे 1500 युवतियां जिनको छांगुर ने मुस्लिम बनाया? जांच एजेंसियों को भी ये पता लगाना है कि वो 1500 युवतियां कौन थीं जिन्हें छांगुर ने कन्वर्ट किया था। साथ ही उन्हें 1000 मुस्लिम युवकों की फौज के बारे में भी पता लगाना है जिन्हें छांगुर पैसे देकर हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाने और धर्मांतरण के लिए तैयार करता था। पांचवा सवाल, शासन और प्रशासन में वो कौन थे जो पैसे लेकर छांगुर के धर्मांतरण गिरोह को अपना संरक्षण दे रहे थे? ऐसी ही एक क्राइम ब्रांच प्रभारी हेड इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी को सस्पेंड किया गया है। छांगुर से उसके कनेक्शन की आशंका जताई जा रही है। इससे पहले भी एक बाबू गिरफ्तार हुआ था। जांच एजेंसियों को छांगुर के मददगार सभी लोगों की तह तक पहुंचना है और उनका पर्दाफाश करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि सिर्फ छांगुर या छांगुर जैसे कई हैं जो एक नेटवर्क के तहत काम कर रहे हैं। मॉडस ऑपरेंडी, काम करने का तरीका, ये खेल बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन अलग अलग जगहों पर क्या ये तार जुड़े हुए हैं? जैसे उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भी धर्मांतरण का खेल चल रहा था। हैरान करने वाली बात यह कि यहाँ भोली भाली लड़कियों को जाल में फंसाकर उन्हें जिस्म फरोशी के लिए मुंबई तक भेजा गया था। भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाने वाले गैंग के सदस्यों को धर दबोचा गया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है।
कुशीनगर में भी धर्मांतरण गैंग का खौफ। छांगुर गैंग की तरह सक्रिय हैं धर्मांतरण गैंग। गैंग के 3 युवकों सहित महिला गिरफ्तार। महिला जेरू निशा गिरोह की मास्टरमाइंड, भोली भाली लड़कियों को बनाती थी शिकार। धर्मांतरण कर मुंबई भेजी गई थी 3 हिंदू लड़कियां। तीनों लड़कियां मुंबई से बरामद। लड़कियों से जिस्म फरोशी का खुलासा। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के मामलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आगरा और बलरामपुर के बाद अब कुशीनगर में भी एक धर्मांतरण गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत 3 युवकों को गिरफ्तार किया है, जो गरीब और कमजोर वर्ग की महिलाओं को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करवाने का काम कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार महिला जेरू निशा का तरीका भी छांगुर बाबा से मिलता जुलता है। खास तौर पर ऐसी लड़कियां उन महिलाओं को निशाना बनाती थी जो आर्थिक रूप से कमजोर थी या किसी संकट में थी। धर्मांतरण के लिए उन्हें लालच दिया जाता था और कई बार मानसिक दबाव भी बनाया जाता था। पुलिस ने आरोपियों के पास से संदिग्ध दस्तावेज और कुछ धार्मिक साहित्य भी बरामद किए हैं। मामले में पूछताछ जारी है और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। वहीं इस खुलासे के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। छांगुर गैंग के कारनामे से पस्त यूपी पुलिस ने साफ कर दिया है कि धर्मांतरण की साजिश में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और हर तरह की गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। देखिए, छांगुर का वर्दी वाला दोस्त तो उस पर कार्रवाई हुई, सस्पेंड किया गया। सही समय पर इस शख्स ने अगर कार्रवाई की होती तो शायद इस नेटवर्क का भंडाफोड़ बहुत पहले हो जाता। अब बारी है उन चेहरों को बेनकाब करने की जिनकी बड़ी फौज को छांगुर जैसे लोग चला रहे हैं। इनको बकायदा पैसा दिया जाता है। यही वो लड़के होते हैं थोड़ा ठीक ठाक दिखने वाले, जिनको लव जिहाद ब्रिगेड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लड़कियों को फंसाओ, ब्रेन वॉश करो और उनका धर्मांतरण करवाओ। फिर उनके परिवार के लोग भी इसमें शामिल होते हैं। बहला फुसलाकर लाई हुई लड़कियों को परिवार का माहौल दिया जाता है और देखते ही देखते लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। कुशीनगर की खबर आपने ब्रेक से पहले देखी। वहां तो हद ये हो गई कि लड़कियों को मुंबई भेजकर जिस्म फरोशी तक करवाने की बात सामने आ रही है। हालांकि और मामला खुलता जाएगा तो चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। जैसा आपको ब्रेक से पहले भी बताया, छांगुर के चॉकलेटी बॉय बदर अख्तर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। धर्म परिवर्तन को लेकर मेरठ के सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज किया गया है। 2019 से पीड़ित के भाई पुलिस थानों के चक्कर लगा रहे थे। और ये देखिए, ये एक बड़ा सवाल है। 2019 से पीड़िता का भाई लगातार पुलिस थानों के चक्कर लगा रहा था, अपनी बहन की तस्वीर को लेकर जा रहा था और वो बता रहा था कि ये धर्मांतरण का चक्कर है, कि बहन को फंसाया गया है। लेकिन 2019 से लेकर आज 2025 में जब हम ये बात कर रहे हैं, 6 साल का वक्त बीत चुका है। बदर अख्तर सिद्दीकी और उसके पिता अख्तर सिद्दीकी पर एक्शन लेने की बात अब कही जा रही है। हिंदू लड़कियों के धर्म परिवर्तन कराने को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ है। बीएनएस की धारा 323, धारा 3, धारा 53 के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि सालों से बदर अली फरार चल रहा है। इसकी तलाश में अब भी पुलिस जुटी हुई है। मुकदमे के बाद बदर के पिता की गिरफ्तारी में भी पुलिस लगी। लव जिहाद में फंसी लापता आशा नेगी के भाई की शिकायत दर्ज करने के बाद में ये कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इतना लंबा समय हो गया, ये मामला अब भी जस का तस है। हमारे सहयोगी हरीश शर्मा आपको ज्यादा जानकारी देंगे। हरीश, बड़ी चौंकाने वाली ये घटना है, क्योंकि अब बेशक छांगुर के बाद में इस तरह के कई मामले निकल कर आ रहे हो, लेकिन 6 साल पुराना मामला है। इसका स्टेटस क्या है और क्या तब शिकायत लिख ली गई थी, तब उतनी गंभीरता से कार्रवाई नहीं हुई जितनी अब हो रही? क्या है ये मामला? देखिए प्रवीण जी, ये पूरा मामला मेरठ के सिविल लाइन थाना इलाके का पूरा मामला है। सिविल लाइन इलाके में आशा नेगी का परिवार रहता था। आशा नेगी चॉकलेटी बॉय छांगुर गैंग के एजेंट के बहलावे में आ गई और उसके बाद बताया जा रहा है कि इसने इसका ब्रेन वॉश किया और धर्मांतरण कर दिया। अब काफी सालों से आशा नेगी लापता भी है और उसके परिजन उसकी तलाश भी कर रहे हैं। हालांकि परिजनों का साफ तौर पर यह आरोप है कि ये लव जिहाद करता था बदर, और इसने न जाने और कितनी लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर इस तरीके से उन्हें गुमराह किया और लापता कर दिया है। अभी बताया जा रहा है कि कहीं विदेश में ये बदर कहीं रह रहा है, क्योंकि काफी दिनों से फरार है। हालांकि इस पूरी कहानी में
एक जो बदर अली का सजातीय इंस्पेक्टर है उसकी भी भूमिका संदिग्ध है, क्योंकि जब 2019 में इस पूरे मामले की शिकायत हुई थी तो उस समय सिविल लाइन थाने के इंस्पेक्टर हुआ करते थे अब्दुल रहमान सिद्दीकी। उस सिद्दीकी ने सजातीय होने के कारण अपने किसी भी पुलिसकर्मी के साथ मिलकर आशा नेगी की बरामदगी की प्रयास नहीं किए और ना ही कोई एफआईआर बदर अली के खिलाफ दर्ज की, जिस कारण ये मामला पूरे 6 साल तक खिंचता रहा। और आज जब छांगुर गैंग का नाम खुलकर सामने आया तो अफसरों ने जल्दबाजी में इस पूरे मामले का मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। और इस पूरे मामले में मेरठ पुलिस की रिपोर्ट के बाद सीपी गाजियाबाद ने तत्कालीन जो इंस्पेक्टर थे सिविल लाइंस के उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। जी, छांगुर का ये जो वर्दी वाला दोस्त है, ऐसे कई और बेनकाब हो सकते हैं। क्या आशा नेगी से कभी किसी की कोई बात नहीं हुई हरीश? उसके बारे में कोई जानकारी किसी के पास नहीं है? देखिए प्रवीण, जिस तरीके से अभी आशा नेगी के भाई संजय से हमारी बातचीत हुई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि वर्ष 2018 में उसने रोते हुए मुझसे फोन किया था, क्योंकि वो परेशान थी और उसको घर से निकालना चाह रहा था और उसके साथ मारपीट भी की थी। कुछ तस्वीरें भी संजय के भाई संजय ने दिखाई, आशा नेगी के जो भाई हैं, जो खून से लथपथ थी और उसकी जो बताया आरोप है बदर अली पर कि उसने पिटाई की आशा की और उसके बाद उसको लापता कर दिया। अब संजय को डर है कि कहीं उसकी बहन के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई है। इस शिकायत के बाद आप जब लगातार संजय पुलिस अफसरों के चक्कर काटे तो पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसमें 2 लोगों को आरोपी बनाया है, जो बदर अली हैं और उनके पिता बदर अली के पिता यानी अख्तर अली को भी मुकदमे में दोषी किया है। पुलिस जो है संभावित स्थानों पर दबिश दे रही है, क्योंकि अभी तक जो इनपुट्स मिल पाए हैं हम जर्नलिस्ट लोगों को वो यही है कि बदर अली विदेश में कहीं सेटल है और वहां उसके लिए हरीश, सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि ऐसे वर्दीधारी जो देश की वर्दी पहनते हैं लेकिन देश के ऐसे द्रोहियों के लिए काम करते हैं, इन्होंने सही समय पर यदि जांच पड़ताल की होती या मामले को दबाने की कोशिश नहीं की होती तो एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश होता। शायद आशा नेगी भी सही सलामत मिल पाती। उम्मीद करते हैं अभी भी सही सलामत हो, लेकिन 6 साल का समय बीत गया, किसी को कोई जानकारी नहीं। और आश्चर्य की बात, भाई लगातार इसकी शिकायत लेकर घूम रहा है, इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। अब इस पर कार्रवाई हो रही है, उम्मीद है इस भाई को न्याय मिल पाएगा। हरीश, इस खबर का अपडेट आपसे लेते रहेंगे, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।